प्ले है क्या, प्ले से क्या खाली मुराद बच्चों की प्ले की बात करें या एडल्ट्स का भी प्ले की नीड होती है? कि आपका एक लेफ्ट ब्रेन है और एक आपका राइट ब्रेन है। तो हमारी जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है ना, खास तौर पे वो बहुत ज़्यादा लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड है। मिसाल के तौर पे लोग स्टीम बाथ ले रहे होते हैं, कोल्ड शावर्स भी। हाँ कोल्ड शावर्स है इसका एक और कॉन्सेप्ट आज। ठीक तो है। आपको जो हेडेक हो रहा होता है ना, लोगों को सर में दर्द होता है, समझ में नहीं आता क्यों है सर में दर्द हो रहा है, तो इट इज़ बिकॉज कि आपका सिस्टम एक साइड पर स्टक हो गया। बल्कि यहाँ पे तो हमारे पास तो इवन जो एंटी बैक्टीरियल सोप और पता नहीं क्या क्या सेल है, Exactly. बल्कि बाद मुल्कों में तो बैंड है कि उनका कोई फ़ायदा नहीं, रादर वो नुकसानदेह होते हैं। अब होम्योस्टेसिस इन दैट सेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब यू आर ट्राइंग टू इंड्यूस अ सर्टेन कंडीशन आर्टिफिशियली, जिसने ऑटोमेटिकली खुद से सिचुएशन के हिसाब से होना था। राइट। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और फिजियोलॉजिकल नीड्स में जो अगली हमारी नीड है वो प्ले की है। तो प्ले की पहले तो बता दें कि प्ले है क्या, प्ले से क्या खाली मुराद बच्चों की प्ले की बात करें या एडल्ट्स का भी प्ले की नीड होती है? सर बच्चों को अक्सर आपने देखा होगा कि वो 3-4 अगर कहीं जमा हो तो कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ। तो अब दिस इज़ वेरी मच फिजियोलॉजिकल मीन्स कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप जानवरों को भी देखें तो अक्सर वो बिल्ली के बच्चे मिसाल के तौर पर एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ लगे हुए होते हैं। तो अब दिस इज़ वेरी मच बायोलॉजिकल, दैट इज़ वाई उसको इंस्टिंक्चुअल वाली कैटेगरी में हम रख सकते हैं। तो उसके अंदर ऑफन टाइम व्हाट हैपन्स कि ऑटोमेटिकली उस इंगेजमेंट में बच्चे कुछ ना कुछ रूल सेट करते हैं एक दूसरे के लिए, और उसमें एक सोशलाइजेशन भी हो रही होती है। उसके अंदर एक कंपटीशन वाला एलिमेंट भी होता है, ठीक है, उसमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की, तो उसमें बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं, एंड ऑल ऑफ दैट इज़ हैपनिंग बायोलॉजिकली। ठीक है, तो फॉर दैट रीज़न जिस तरह वो बच्चे आपको इंस्टिंक्चुअली मतलब यू डोंट हैव टू इंस्ट्रक्ट देम, उल्टा इतना ज़्यादा वो हंगामा मचा रहे होते हैं बच्चे, उल्टा रोकना पड़ता है। सही है। जस्ट लाइक दैट वो जानवरों में बिल्ली के बच्चे या फिर अगर आप किसी दूसरे उसको देखें तो वहाँ पर भी आपको वो चीज़ नज़र आती है। तो समथिंग रिलेटेड टू आवर प्राइमरी कोर इंस्टिंक्ट्स। ठीक है, अच्छा जो एडल्ट्स हैं दे ऑल्सो हैव टू सम एक्सटेंट टेक आउट टाइम, अदरवाइज़ फिर आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा मैकेनिकल हो जाती है, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रक्चर तरीके से चल रहे होते हैं। तो इसमें मिसाल के तौर पे अगर हम आयन मैकगिलक्रिस्ट को क्विकली अगर लेकर आएँ तो वो कहता है कि आपका एक लेफ्ट ब्रेन है और एक आपका राइट ब्रेन है। तो हमारी जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है ना, खास तौर पे वो बहुत ज़्यादा लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड है। तो राइट ब्रेन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मुख्तलिफ, उसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी और आपकी विजडम, उसमें तो वो जो इस तरह की जो स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी है ना विच हैज़ अ पॉजिटिव सोशल आउटकम जिसके नतीजे में हो, तो वो दे आर वेरी मच क्रिटिकल, और वो दे आर मोर रिलेटेड टू द राइट ब्रेन। तो अगर हम लेफ़्ट राइट के बैलेंस की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो अगर आप सिर्फ बहुत ज़्यादा मैकेनिकल किस्म की लाइफ आपने बनाई हुई है तो वो बैलेंस आपका फिर आउट होने लगता है फिर। ठीक है। तो अगर आप क्रिएटिविटी वाला कोई काम नहीं कर रहे, आपकी सोशल इंगेजमेंट दूसरों के साथ विदाउट एनी इंटेंट, मतलब विदाउट एनी क्या कहते हैं किसी मकसद इन अ सेंस के मटेरियल आउटकम का कोई वो ऑब्जेक्टिव नहीं, मतलब वो जो एक होता है ना कि हाँ भी मैं इसके साथ मिल रहा हूँ तो मेरा कोई अल्टीरियर मोटिव है, not for that purpose. You're being with others for the sake of being with others, or in that context you can also play something. ठीक है। अब उसमें फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकती है, शतरंज वगैरह भी लोग खेलते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें। तो इसमें जब बात करें चाहे बच्चों की स्पेशली, तो उसमें हमारी मुराद वीडियो गेम्स की हम बात यहाँ पे नहीं वीडियो की हाँ बिल्कुल बात नहीं कर रहे, उसमें फिजिकल एक्टिविटी हैज़ टू बी देयर। वीडियो गेम में आपका ब्रेन तो किसी हद तक इंगेज हो जाता है, और वो अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज़ उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन नेगेटिव भी ऑफ कोर्स आ गए साथ में। तो उसके प्रोज एंड कॉन्स को आपको बहुत क्रिटिकली इवैल्यूएट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरी नीड कितनी है, रोज़ खेलना है, कितनी देर हफ्ते में, महीने में, हाउ टू फिगर इट आउट? The more mechanical your life is becoming, the more you actually need to play. Right. तो अब साहब कराम को भी देखें तो साहब कुश्ती लड़ते हुए आपको नज़र आते हैं, तो कुश्ती इज़ दैट काइंड ऑफ एन एक्टिविटी। स्विमिंग हो रही है या फिर कोई दूसरा कोई कंपटीशन वाला एलिमेंट हो रहा है जिसमें मकसद ये नहीं कि दूसरे को नीचा दिखाना है आपने, तो दैट इज़ नॉट इवन द आउटकम, मतलब यू आर नॉट एक्चुअली इन सम काइंड ऑफ तो उसमें एक सोशल जो आउटकम निकलता है उसका वो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल द मेंबर जो इसमें इंगेज हो रहे होते हैं। तो आपकी सोशल बॉन्डिंग बढ़ती है अगर आप कोई 3-4 लोग मिलकर टीम बना के, मिसाल के तौर पे फुटबॉल या क्रिकेट के अंदर, तो उसमें आपकी वो दूसरी जो लीडरशिप वगैरह की क्वालिटीज़ हैं, टीम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, तो ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ
improves also. आपसे मेरी जब पहले बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि आप अपने स्पाउस के साथ भी बैडमिंटन वगैरह हाँ, बैडमिंटन एग्जैक्टली, स्ट्रेस और दीगर चीज़ों के लिए वो हेल्पफुल एग्जैक्टली. तो उसमें जो पूरे दिन का फाइट फ्लाइट वाला जो है ना, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल बैडमिंटन खेल रहे हैं तो यू आर बेसिकली इन अ वे अटैकिंग समथिंग, बट उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं निकल रहा, बट आपकी जो फाइट वाली एनर्जी है वो दैट इज एक्चुअली कमिंग आउट. तो यस, तो वो दोनों साइड में मतलब फॉर एग्जाम्पल वी यूज टू प्ले दैट एट नाइट, पूरा दिन का बंदा थका हुआ आ रहा है, उसके बाद फिर तो बड़ा रिफ्रेशिंग होता था उसमें. काफ़ी अर्से से टाइम नहीं मिला, अब सर्दियाँ आ रही हैं तो फुली टेक टाइम निकालेंगे. हवा जब तेज़ चलती है तो ऑब्वियसली वो रैकेट खेलना इज डिफिकल्ट इन दिस सेंस. तो आई थिंक ये हो गया, काफ़ी सारा पॉइंट डिस्कस कर लिए इसमें. लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए ना कि स्पेशली एडल्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर प्ले के लिए टाइम नहीं निकालते. हाँ, एग्जैक्टली. शायद गिल्ट में आ जाएगा प्ले करने लगते हैं. एग्जैक्टली, तुमको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है. हाँ, टाइम वेस्ट हो रहा है. तो ये बिल्कुल भी टाइम वेस्टिंग नहीं है. दिस इज अ बेसिकली रिक्वायरमेंट, वन ऑफ योर फिजियोलॉजिकल नीड्स बेसिकली. ठीक है. अच्छा, इसके साथ हमारा राइट टेम्परेचर लिखा हुआ है, तो इस वाले से हम क्या बात शेयर कर सकते हैं? हाँ, राइट टेम्परेचर में ऑफ कोर्स एक सर्टेन रेंज है टेम्परेचर की, उससे अगर ज़्यादा होता है तो फिर हमें गर्मी लगती है ज़्यादा, और उससे अगर हम नीचे आ जाए तो हम सर्दी लग रही होती है ऑफ कोर्स. तो उसको मकसद यहाँ पे ये है कि मतलब अगर तो दोनों एंड्स के ऊपर वो चीज़ एक्सट्रीम में जा रही है तो आपकी जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग फिर मुतासर होती है. और ख़ास तौर पर अगर ये चेंज रैपिड हो रहा है, एकदम से सर्दी है एकदम से गर्मी हो रही है, तो आपका फिर एंडोक्राइन सिस्टम शिफ्ट होते होते उसको प्रॉब्लम होती है. और अक्सर होता है ना कि जो जितनी बीमारियाँ आपकी अक्सर डॉक्टर से पूछे ना, जब भी वेदर चेंज हो रहा होता है तो रश लगा होता है उनके पास. तो व्हेनेवर वेदर इज चेंजिंग तो योर बॉडी इज गेटिंग इनटू स्ट्रेस. ठीक है. तो उसको फिर आप अगर लेट्स सपोज इफ़ यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ कॉन्शियसली इंटेंशनली विद सम एक्सट्रीम्स, मिसाल के तौर पर लोग स्टीम बात ले रहे होते हैं, कोल्ड शावर्स भी. हाँ, कोल्ड शावर इसका एक और कॉन्सेप्ट आजकल बहुत रैपिडली विम हॉफ ने पॉपुलराइज किया. ऑल्दो के योगीज़ वगैरह के ट्रेडिशन में देखें तो वो बहुत अरसे से एक मामला चलता हुआ आ रहा है, बट रिसेंटली जो इस आइडिया को पॉपुलराइज किया वो विम हॉफ ने किया, और बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च भी होना शुरू हो गई इसके ऊपर. और रिसेंटली एक नेचर.com पे एक आर्टिकल आया कि आपकी कैंसर सेल्स की जो ग्रोथ है उसको सप्रेस करता है इफ़ यू टेकिंग कोल्ड शावर्स. कोल्ड शावर के ज़्यादा मतलब अगर आपके पास एक टब है और उसमें बर्फ़ आप डालें, बर्फ़ डालने के बाद 10 मिनट के लिए बैठ जाए उसके अंदर. बैठ जाए से मुराद कहाँ? पूरी बॉडी इसमें? यस, पूरी बॉडी उसके अंदर समझ पूरा डूब जाए उसके अंदर जाके. इतना बड़ा टफ लेके आना. हाँ, इतना बड़ा टफ होना चाहिए. ये चैलेंज डेफिनेटली है, क्योंकि शहर में ख़ास तौर पे अगर मतलब कराची में अगर आप ये काम करने की कोशिश करें तो आपको ऑब्वियसली टब भी चाहिए, फिर आपको डीप फ्रीज़र हो, इसमें आप बर्फ़ जमाएं, उसके बाद फिर अक्सर पानी यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है कराची में. लोग ये भी कहते हैं कि यू डोंट नीड टू, कि पूरी बॉडी अगर नहीं कर पा रहे तो आप छोटे बात में एटलीस्ट अपना फेस भी कर लें. वुड दैट बी हेल्पफुल? एंड्रयू हुबरमैन की पॉडकास्ट सुन रहा था विद जो रोगन, तो उसमें वो कहता है कि इट इज़ बेटर कि आप पूरे का पूरे उसमें द बेस्ट इफेक्ट वुड कम आफ्टर यू इमर्स योरसेल्फ, इवन अगर आपको मुंह भी इसके अंदर हुआ है. ऑफर टाइम होता है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है ना, मुंह आपको बाहर है उसका टेम्परेचर अलग है, आपकी बॉडी अंदर है, तो वो दैट क्रिएट्स. So when you're talking about cold, how cold is cold? So for example, सर्दियों का मौसम में तो वैसे ही नेचुरली भी पानी ठंडा आ रहा होता है. Just above zero. ठीक है, सही. राइट, सो आइडियली आइस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा. हाँ, एग्जैक्टली. नॉर्मल उसमें. हाँ, बट उसमें ऑफ कोर्स दिस शुड नॉट बी डन विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग. विम हॉफ की अगर वीडियोस देखें तो प्रॉपर उस एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपसे करवाता है, उसमें वो योगा के कुछ एक्सरसाइजेज हैं, आपकी बॉडी को प्रिपेयर कराता है, फिर उसके बाद आपको वो एक्सपोजर देता है कोल्ड का. तो इट्स नॉट लाइक कि आप एकदम से टब ले आए और बर्फ डालें और चलो जाके बैठ जाए उसके अंदर, तो दिस माइट इवन. अच्छा, मकसद ये है कि आप अपनी बॉडी को जब आप कॉन्शियसली स्ट्रेस वाली स्टेट में लेके जाते हैं ना, तो आपकी एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों अपनी एक्सट्रीम्स तक पहुंच के फिर ऑपरेट करने की. तो उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, जस्ट लाइक यू आर गोइंग टू द जिम और वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, या आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो जस्ट लाइक दैट आपके नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को भी उस स्ट्रेस की ज़रूरत होती है जो आप कॉन्शियसली दे रहे हैं उसको विद अ पर्पस. यानी अपनी स्ट्रेस को मैनेज करने की कैपेसिटी बिल्ड कर. एग्जैक्टली. तो जब वो आप इवेंचुअली व्हेन यू ऐड दिस इनटू रूटीन, फॉर एग्जांपल जो रोगन कहता है कि सबसे मुश्किल काम जो है ना दिन का वो यही होता है मेरा, मतलब मैं अपने आप को ठंडे पानी में इमर्स कर लेता हूँ. इट इज़ वेरी मतलब पेनफुल फॉर लाइक 10 मिनट्स. तो उसके बाद होता ही है कि फिर दूसरे जितने भी काम हैं वो सब आसान लगते हैं इवेंचुअली.
ठीक है, बट अगेन डिस्क्लेमर के हम कह रहे हैं कि हर बंदे के लिए हर चीज़ सूटेबल नहीं होती, सो प्लीज़ पहले आप किसी एक्सपर्ट से, किसी डॉक्टर से मशवरे के बाद कोई भी चीज़ अपने तौर पर ट्राई कीजिएगा। एग्जैक्टली, ठीक है। सो अब अगली जो चीज़ है, फिर हमने पहले भी इस पर थोड़ी सी बात की थी, विच इज़ होम्योस्टेसिस। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अगर फर्दर एलैबोरेट भी कर दें और फिर इस तरह इसकी नीड को कैसे असेस करें। होम्योस्टेसिस इज़ ए काइंड ऑफ अ बैलेंस जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम इंटरनली क्रिएट करता है इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स। अब एक्सटर्नल स्ट्रेसेस के अंदर जितनी भी आपकी कोर फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, मिसाल के तौर पे खाना अवेलेबल है नहीं है, गर्मी की क्या सिचुएशन है, टेम्परेचर किस तरह का है सराउंडिंग्स में, कोई फिज़िकल थ्रेट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उस सिचुएशन के हिसाब से आपका एंडोक्राइन सिस्टम एक प्रॉपर रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा होता है आपको। मिसाल के तौर पे कोई थ्रेट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए आपका पूरा हार्मोनल जो बैलेंस है, इसके अंदर आप फाइट फ्लाइट मोड के अंदर इमीडिएटली आने की कैपेसिटी आपकी, यू आर हाई अलर्ट, और आपकी शुगर इज़ बीइंग बर्न्ड टू रिलीज दैट एनर्जी एज क्विकली एज पॉसिबल। तो योर तो एंडोक्राइन सिस्टम कीपिंग इन व्यू द एक्सटर्नल चैलेंजेस और कंडीशंस एक सर्टन फाइन ट्यूनिंग करता है आपके इंटरनल सिस्टम्स की। ठीक है, तो जो वो वंस दैट फाइन ट्यूनिंग हैज़ बीन अचीव्ड, दैट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ठीक है, और वो जब हो रहा होता है, प्रोसेस में होता है, तो दैट इज़ नोन एज एलियोस्टेसिस। तो जस्ट लाइक दैट आपका जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक साइड, दो साइड हैं उसकी, तो उसके अंदर भी अगेन दैट इज़ नोन एज द ऑटोनॉमिक बैलेंस, अगर वो अपनी इस आइडियल पोजीशन के ऊपर मौजूद है। तो अगर वो फाइट एंड फ्लाइट में है तो वो एक साइड उसकी डोमिनेट कर रही है, अगर वो बिल्कुल आप रिलैक्स हैं तो आपकी पैरासिम्पैथेटिक साइड डोमिनेट कर रही है। तो फॉर दैट रीज़न मतलब जो भी एक्सटर्नल सिनेरियो है उसके साथ एक कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए आपके इंटरनल सिस्टम्स की। ऑफन टाइम ऐसा होता है कि आप एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट कुछ और है और आपका सिस्टम कहीं और फंसा हुआ है। ठीक है, और वो फंस इसलिए जाता है बिकॉज यू हैव बीन इनटू अ सर्टेन काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रेस की थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर आप इफ़ यू आर अंडर स्ट्रेस और बहुत थ्रेटनिंग किस्म का माहौल है, एक तलवार कोई लटक रही है आपके सर पे और आप उसमें 6 महीने गुजार रहे हैं, साल गुजार रहे हैं, तो वंस यू आर आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन तो आपका सिस्टम एक तरह से स्टक हुआ हुआ है उसके अंदर, तो इट विल नॉट बी एबल टू कम आउट फ्रॉम दैट। इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि आपकी जो एना लैम्ब के साइकियाट्रिस्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में होती हैं, तो उनकी किताब है डोपामाइन नेशन के नाम से। तो उसके अंदर शी इज़ टॉकिंग अबाउट कि आजकल जो हम आर्टिफिशियली अपने आप को जो प्लेजर इंड्यूस करें ना, डोपामाइन के लिए हम जंक फूड भी खा रहे हैं, हम सोशल मीडिया, मुख्तलिफ ऐप्स हैं, गेमिंग वगैरह वगैरह, तो व्हाट हैपन्स कि आपका होम्योस्टेसिस कंटिन्यूसली डिस्टर्ब स्टेट में रहता है। मतलब यू आर इंक्रीजिंग दीज प्लेजर हार्मोन्स कंटिन्यूसली। तो व्हाट योर एंडोक्राइन सिस्टम डज के इट गोज ऑन द ऑपोजिट साइड। ठीक है, वो बिल्कुल डिप्रीवेशन क्रिएट करता है। मतलब एक दफ़ा आप एक स्पाइक हुई आपके सिस्टम में, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इट इज़ गोइंग टू क्रिएट एन ऑपोजिट सिनेरियो जिसके अंदर आप बिल्कुल अफसरदा, डिप्रेस्ड, लेथार्जिक फिर इवेंचुअली फील करेंगे। अच्छा, उसको अगर आप काउंटर बैलेंस करने के लिए दोबारा से अगर आप प्लेजर इंड्यूसिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम और भी ज़्यादा जोर लगाएगा आपका एंडोक्राइन सिस्टम, और इट इज़ एंटायरली पॉसिबल कि आप वहाँ उस स्टेट में जाकर स्टक हो जाएं जिसमें यू आर कम्प्लीटली डिप्रेस्ड। आप चीज़ें लिए जा रहे हैं, दैट इज़ वाई ना वो जो कहते हैं ओवरडोज वाली सिचुएशन आ जाती है। आप नशा आवर कोई आप चीज़ ले रहे हैं, एक सेचुरेशन लेवल आ रहा है और फिर इवेंचुअली आप उसकी क्वान्टिटी बढ़ाते ओवरडोज वाली सिचुएशन आ जाती है, एंड दैट इज़ ऑफन टाइम लीथल ऑल्सो। लोग जो वो दे इवन डाई इन दैट प्रोसेस। तो अब होम्योस्टेसिस इन दैट सेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब यू आर ट्राइंग टू इंड्यूस अ सर्टेन कंडीशन आर्टिफिशियली जिसने ऑटोमेटिकली खुद से सिचुएशन के हिसाब से होना था। मिसाल के तौर पे डोपामाइन वगैरह जो हार्मोन्स हैं वो उनका मकसद ये है आपके सिस्टम में, डोपामाइन, एंडोर्फिन्स वगैरह वगैरह के अगर कोई पेनफुल सिचुएशन में आप एक्सीडेंटली चले गए हैं तो उसको काउंटर करने के लिए आपके सिस्टम में वो ये हार्मोन्स आते हैं। ठीक है, ताकि वो आप वापस से बैलेंस है। बट अगर आप आर्टिफिशियली इंड्यूस वो कर रहे हैं तो फिर उसको मतलब यू आर इन अ वे डिस्टर्बिंग दैट होम्योस्टेसिस सिचुएशन इन योर सिस्टम।
अगर आप आर्टिफिशियली प्लेजर भी कह सकते हैं बेसिकली कि ज़्यादा प्लेजर को चेस करेंगे तो वो फिर आपको डिप्रेशन या वो सैडनेस में एग्जैक्टली पेन में कन्वर्ट हो जाएगा वो। बिल्कुल। तो अब अगेन अगर बात को हम समराइज़ करते हुए एक आम आदमी कैसे असेस करे कि ये वाली मेरी नीड किस हद तक होमोस्टेसिस की पूरी हो रही है नहीं हो रही, चीज़ें किस हद तक बैलेंस में है या नहीं है, तो किस तरह से इसको मतलब वो एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट फील होगा आपको, ठीक है, फिजिकल बॉडी के अंदर, सही है, ठीक है। एंड यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली है। भूख भी लगती हुई महसूस नहीं होगी आपको, मतलब आप कंफ्यूज होंगे यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ठीक है, ठीक है। तो उसका फिर शॉर्ट टर्म तरीका ये है कि आप बैठ जाएं और कुछ डीप ब्रीदिंग करें आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, ठीक है। एंड अलाउ योर सेल्फ टू, मतलब और आर्टिफिशियली भागने की कोशिश नहीं करें उस पेन से, ठीक है। और ऑफन टाइम अगर किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही होती है तो द बॉडी इंट्यूटिवली आपको अक्सर बता भी रही होती है कि दिस इज़ व्हाट इज एग्जैक्टली नीडेड। तो आपको फिर इवेंचुअली वही चीज़ खाने की क्रेविंग, मिसाल के तौर पर प्रेग्नेंट खवातीन होती है ना, उनको प्रिसाइसली वो चीज़ खाने की क्रेविंग होती है जिसकी बॉडी को नीड होती है। तो योर इंट्यूशन हैज़ योर बॉडी हैज़ द कैपेसिटी टू कम्युनिकेट टू यू कि दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड, अगर वो कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। और क्या कहते हैं, ऑफन टाइम ब्रीदिंग वगैरह से, और नॉट आर्टिफिशियली ट्राइंग टू अगर आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं, ऑल्दो कि बहुत मुश्किल हो जाता है अक्सर, ख़ासतौर पे फिर एडिक्टेड टू योर डिवाइसेस, और तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट। बट अगर आप कोशिश करके इफ़ यू जस्ट अलाउ योरसेल्फ टू सिट डाउन विद दैट सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, जस्ट ब्रीथ, और हेल्दी ग़िज़ा लें, पानी वानी पिएँ, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी से आएँ तो वो थोड़ा ORS डाल के पी लें उसके अंदर, पसीने वसीने अगर आपको आए हैं तो इट इज़ पॉसिबल के विद इन अ फ्यू 15-20 मिनट्स यू माइट स्टार्ट फीलिंग बेटर। तो आपको जो हेडेक हो रहा होता है ना, सर में दर्द, समझ में नहीं आता क्यों सर में दर्द हो रहा है, तो इट इज़ बिकॉज कि आपका सिस्टम एक साइड पर स्टक हो गया। अच्छा, ठीक है। मतलब उसको वो जो सिंपैथेटिक साइड पे आना चाह रहा है लेकिन वो सिंपैथेटिक साइड पे आ नहीं पा रहा। सही है। एंडोक्राइन सिस्टम जोर लगा रहा है आपके नर्वस सिस्टम को सिंपैथेटिक साइड पर लाने। मिसाल के तौर पे जब आप सुबह में उठते हैं तो इट इज़ सपोज टू बी मोर टुवर्ड्स सिंपैथेटिक साइड, ताकि आप जो है वो एक्टिवली सारे काम कर लें। कॉर्टिसोल लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। बट लेट्स सपोज फॉर सम रीज़न इफ इट इज़ अनेबल टू कम इनटू दैट स्टेट, तो फिर इवेंचुअली वो जोर लगा रहा होता है इंटरनली, और वो फिर आपको लगता है कि मुझे सर में दर्द हो रहा है। तो मतलब मैंने आई थिंक मेंशन भी किया था पहले कि मुझे सर में दर्द भी होता था, तो ब्रीदिंग के थ्रू मैं उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ, या फिर मैं अगर मुझे मौका मिलता तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ। ठीक है। तो एक्सरसाइज से अक्सर जो है वो इफ़ इट इज़ बिकॉज के वो नर्वस सिस्टम इज़ ट्राइंग टू गेट ऑन टू द सिंपैथेटिक साइड, बट वो नहीं आ पा रहा। बट इफ़ इट इज़ द ऑपोजिट, अगर वो पैरासिम्पैथेटिक साइड की तरफ जाना चाह रहा है और वो नहीं आ पा रहा, देन सब्सिक्वेंटली फिर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू, ठीक, स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू। चले इस सीरीज से लोगों को कोई और फ़ायदा हो ना, एटलीस्ट इनका पैनाडोल का खर्चा कम हो सकता है इफ दे लर्न एंड इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स। ठीक है, चलें यहाँ पे जो आखिरी हमारी लिखी है फिजियोलॉजिकल नीड्स, दैट इज़ हाइजीन। अब इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। इसमें एक तो आपकी ऑफ कोर्स बैक्टीरिया, जो टिपिकल अंडरस्टैंडिंग है हाइजीन की, साफ सुथरा माहौल होना चाहिए। तो बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अनदर थिंग जो लोग टिपिकली इग्नोर कर देते हैं, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स in your environment, and unfortunately those chemicals are even more lethal as compared to lots of bacteria जिनसे हम भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। Sometimes सैनिटाइजेशन के चक्कर में हम अपने माहौल को केमिकल से भर देते हैं और हमें लगता है कि बड़ा साफ़ सुथरा हो गया, लेकिन वो केमिकल themselves वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में कैंसर का बाइस बन सकते हैं। तो दे आर क्वाइट हॉरिफिक। तो वी ऑल्सो नीड टू बी क्या कहते हैं श्योर के हमने जो है वो दोनों चीज़ों को सामने रखा हुआ है। यहाँ पे तो हमारे पास तो इवन जो एंटी बैक्टीरियल सोप और पता नहीं क्या क्या exactly. बल्कि बाद मुल्कों में तो बैंड है कि उनका कोई फ़ायदा नहीं, रादर वो नुकसानदेह होते हैं। एंटी बैक्टीरियल इवन एंटीबायोटिक्स जो हैं, या एंटी बैक्टीरियल की हम बात करें, हम कोविड के केस के अंदर जब कोविड का सारा तो बड़ा हैंड सैनिटाइजर्स, अब उसमें हैंड सैनिटाइजर्स के ऊपर लिखा होता है कि इट किल्स 99.9% बैक्टीरिया। अब दिस इज़, अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं बैक्टीरिया की ओवरऑल डायनामिक्स को, तो दिस इज़ बैड न्यूज़ फॉर यू। Why? Because it is leaving behind the strongest 0.1% of the bacteria, और वो strongest 0.1 बैक्टीरिया वो है जो उस एंटी बैक्टीरियल उससे ख़त्म नहीं हो सकता और वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऑलराइट। तो जो कहते हैं ना ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया,
मतलब अब जो बिल्कुल आखिरी स्टेज की एंटीबायोटिक इसको मार्केट में अवेलेबल है, ऑफन टाइम दीज बैक्टीरियाज आर इवन गेटिंग स्ट्रॉन्गर, और वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स भी उन बैक्टीरिया को किल नहीं करें, और इवन जो गुड बैक्टीरिया हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, गुड बैक्टीरिया भी उसमें ख़त्म हो जाते हैं। तो स्किन के ऊपर मिसाल के तौर पर बहुत सारे गुड बैक्टीरिया भी हैं, तो हम हाइजीन के चक्कर में, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसकी फाइन लाइन वो किधर है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो ऑफकोर्स अगर हम बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अनहाइजेनिक किस्म का माहौल मेंटेन कर रखेंगे तो उसका एक रूहानी भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। यानी कि हम हाइजीन की बात खाली इन टर्म्स में नहीं कर रहे हो कि अपेरेंटली देखने में सफाई सुथराई हो, बल्कि आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें टॉक्सिक चीज़ें ना हो, नहीं होनी चाहिए, नुकसानदेह चीज़ें ना हो। ठीक है, तो वो सेहत के लिए ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलें यहाँ पे हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिए हैं। और अगेन गोइंग बैक टू द इनिशियल डिस्कशन, जब हम कंपोनेंट्स डिस्कस कर रहे थे हमारी नफ्सियात के, तो ज़्यादातर जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है उनका ताल्लुक जो हमारे इंस्टिंक्चुअल साइड से, अदर देन द सिक्योरिटी वाला पार्ट जो डिफेंस वाली साइड, वो भी एक तरह से इंस्टिंक्ट ही है हमारी, बट उसको हमने टेबल में थोड़ा सा डिफरेंट, बिकॉज उसमें रिस्पॉन्स एक अलग तरह का ठीक है डेवलप होता है। ठीक है, सही है। चलें यहाँ पे हम फिजियोलॉजिकल वाली नीड्स का डिस्कशन जो है वो कंक्लूड करते हैं। हाँ, इसमें एक पॉइंट ऐड कर दूँ जी बिल्कुल प्लीज़, कि ये जो सारी नीड्स हैं, जब ये व्हेनेवर वी विल फील डिप्राइव्ड, तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली आएगा, मतलब वी कैन नॉट अनडू दैट रिएक्शन। दैट इज़ वाई इनका समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो गैर इरादी तौर पे एक रिएक्शन, एक फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रही होती है अगर इनमें से कोई भी नीड फुलफिल नहीं हो रही, राइट, एंड यू कैन नॉट सिंपली ओवरराइड मतलब अगर वो डिस्प्रेशन अगर कहीं से आ रही है। कल वो एक सेशन में डिस्कशन हो रही थी हमारी, यही बात कर रहे थे कि अगर इंसान एक दिन खाना ना खाए, 2 दिन खाना ना खाए, 3 दिन ना खाना, वो कहते हैं ना फिर चांद भी रोटी नजर आती है। तो हर जगह फिर वो चीज़ ज़्यादा फिर डोमिनेट करेगी और आपकी सोच भी उसी हवाले से। एग्जैक्टली, या तो बहुत ही बड़ा अल्लाह के वली हैं, उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि यहाँ पे आप 1 महीने तक जो है बगैर खाए पिए बैठे हुए सुकून से, तो वो तो ऑब्वियसली नॉर्मल आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो वही बात है कि खाने का तो इंसान को फिर भी क्योंकि एहसास ज़्यादा होता है, उसको आइडिया भी है वो खा, लेकिन जो बाकी चीज़ें अक्सर इनमें से वो जो है फिर ओवरलुक हो जाती है। तो मिसाल के तौर पे मूवमेंट की नीड है इंसान की, आप सुकून से बैठे हैं, आपको लग रहा है बेचैनी हो रही, तो कल मेरे साथ एग्जैक्टली हुआ कि मतलब मैं बैठा हुआ था सुकून से, मैंने ये बेचैनी क्यों हो रही है मुझे फजूल में, तो मैंने कहा बेगम से पूछा कि वो अब तुम्हारे, मैं विद द इन लॉज, तो उसका कज़न है वहाँ पे, मैंने उसके ऊपर डंबल्स वगैरह हैं, पूछ के आई, वो उन्होंने डंबल्स नहीं है, मैं कहा चला लेट मी डू सम पुशअप्स लगाई मैंने थोड़ी सी, तो काफ़ी बेहतर मुझे फील हुआ इवेंचुअली उसके बाद। ठीक है, तो ऑफन टाइम मैंने अक्सर नोट किया है कि मैं सुकून से अगर बैठा हूँ ना घर पे, तो अजीब बेचैनी स्टार्ट हो जाती है, एंड इवेंचुअली व्हेन आई वर्क आउट, तो उसके नतीजे में आई स्टार्ट फीलिंग बेटर। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लोग रियलाइज़ नहीं कर पाते। सिक्योरिटी केस में दे आर ओवर थिंकिंग अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स, मतलब वो उतनी सिक्योरिटी शायद नीड नहीं जितनी, एंड दे आर अनेबल टू रियलाइज़ कि जो परसेप्शन बन रही है उनकी, वो उसकी सोर्स क्या है। तो फॉर दैट रीज़न व्हाट एग्जैक्टली आर दोज नीड्स, और वो जब एमर्ज हो रही हैं आपके सिस्टम में, तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि वो एग्जैक्टली हैं क्या, एंड व्हाट यू नीड टू डू अबाउट देम। तो ये अगर आपको पता है तो फिर आपकी बहुत सारी लाइफ की मसाइल हल हो सकते हैं इस तरीके से, अ पार्ट ऑफ देम कैन एक्चुअली। राइट ओके जी, तो यहाँ तक हमारा जो फिजियोलॉजिकल नीड्स वाला पार्ट है वो हमने कवर कर लिया। तो इंशाल्लाह अगला जो पार्ट है उसमें फिर हम जो एक और पॉइंट, प्लीज़ एक और पॉइंट, एंड्रयू ह्यूबरमैन, फिर एंड्रयू ह्यूबरमैन का मैंने मेंशन किया था, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का बायोलॉजिस्ट है, न्यूरोबायोलॉजिस्ट। फिर डॉक्टर रंगन चटर्जी, ही इज़ अ मेडिकल डॉक्टर, ही डू अ प्रोग्राम एट BBC, तो वो भी इज़ अ क्रेडिबल पर्सन। दोनों कहते हैं कि अगर आप इनमें से बहुत सारी नीड्स अगर फुलफ़िल कर पा रहे हैं, मिसाल के तौर पे यू आर एबल टू रेस्ट, फूड, स्लीप, वर्कआउट, ब्रीदिंग, लाइट का एक्सपोजर आपका ठीक है, टेम्परेचर आपका ठीक है, डी स्ट्रेसिंग आप कर पा रहे हैं विद वर्कआउट और व्हाटएवर ब्रीदिंग के ज़रिए, और एक रिलेशनशिप वाला पॉइंट है जो भी हमने कवर नहीं किया। तो रिलेशनशिप अगर आपकी मामला लोगों के साथ ठीक है, यू हैव सम पीपल हु कैन बैक यू अप व्हेन यू आर कोलैप्सिंग, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन लिटरली एलिमिनेट मोस्ट ऑफ योर डिजीजेस। मतलब उसके अगर ये सारे काम अगर हो रहे हैं ना, तो इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट यू माइट, और अगर आप बीमार पड़ भी रहे हैं तो हल्की फुल्की ट्रीटमेंट आप करेंगे एंड इवेंचुअली यू विल बी। और बीमारी से पहले ना अक्सर ऐसा होता है कि इंसान को पहले से ना सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, एंड इफ़ यू आर एबल टू कैच देम बिफोर हैंड देन यू कैन टेक काउंटर मेजर्स, और फिर इवेंचुअली वो मामला पे बीमारी की तरफ नहीं जाता। अभी हम इमोशनल स्ट्रेस की बात करेंगे डिटेल में।
तो इमोशनल स्ट्रेस गबोर माटे कहता है कि दैट कैन इवन लीड टू कैंसर इन द लॉन्ग रन। तो इतनी ख़तरनाक चीज़ है फिर वो। ठीक है, तो अगर इमोशनल स्ट्रेस आपका बिल्डअप नहीं हो रहा है एंड यू हैव पीपल अराउंड यू हु कैन सपोर्ट यू इन डिफ़िकल्ट मोमेंट्स एंड सब्सिक्वेंटली और फिर बाकी सारी चीज़ें आपकी नीड्स पूरी हो रही हैं, तो इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट यू माइट गेट सिक। ख़ासतौर पर जो 40-50s के बाद जो ख़तरनाक किस्म की बीमारियाँ होनी शुरू होती हैं, डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़, ब्लड प्रेशर वगैरह, तो दे माइट नॉट अपीयर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक इसमें एक दो चीज़ और इम्पॉर्टेंट हैं जो कि नेचुरल रिदम के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को अलाइन करना, हाँ, वो भी हमारी एक नीड है ना एक तरफ से, कि जैसे वो आपने बात की ना कि सन का एक्सपोजर कितना है नहीं है, अब मुझे मिल ही नहीं रहा मगर मैं तौर पे हाँ, इसमें नेचर का एक्सपोजर भी है। हाँ, उसको मैंने स्पिरिचुअल में डाला हुआ है। ठीक है, वो लिस्ट मैंने थोड़ी अपडेट की थी, तो वो उसमें उसको मैंने स्पिरिचुअल में डाल दिया, बट अगेन फिजियोलॉजिकल उसके लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कितना एक्सपोजर है। राइट, तो जो हमारी इस सीरीज़ को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये कि ना सिर्फ इनको आप समझें बल्कि साथ साथ असेस भी करते जाएं कि वेयर डू आई स्टैंड। और दूसरी एक और चीज़ भी आप अभी भी रियलाइज शायद कर रहे हैं और आगे जाके भी करेंगे कि जो ज़्यादातर नीड्स हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज या पैसों की जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ मनी या थिंग्स लाइक दैट, जो कि हमारे पास एक गलत परसेप्शन है कि इन ऑर्डर टू बी हैप्पी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अच्छी हो तो यू नीड अ लॉट ऑफ मनी और रिसोर्सेज, उसके बगैर नहीं हो सकता। अब किसी हद तक ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, ऑफ कोर्स, बट यू नीड टू बी फिल्दी रिच इन ऑर्डर टू अचीव, नो दैट इज नॉट द केस। चलें, ठीक है, तो यानी फाइनली हम फिजियोलॉजिकल नीड वाले सेक्शन को यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। और क्योंकि ज़रा डिस्कशन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स में, तो उसको मुख्तलिफ पार्ट्स में हम करेंगे। तो ये वाला पार्ट हम यहीं पे रोक रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में जो है हम इमोशनल नीड्स के ऊपर बात करेंगे। सो मेक श्योर अगला वाला पार्ट आप ज़रूर देखें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।